से इन्होंने खरीदा सब कुछ, और फिर आशीष ने बताया सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, दुनिया गोल है, पहली बार ही सीखा मैंने। तो आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है जो कई बार हमें रातों को तंग करता है, दुनिया के बारे में दुविधा, यू नो हाउ द वर्ल्ड, मंडे को क्या बेचना और क्या खरीदना है। यही चाहिए ना सबको। एक बार पानी पी लेता हूँ। आप अभी एकदम बिंदास बोलो, सबको पता है कि आंसर चेंज हो सकता है। देखो आशीष ने कवरिंग फायर दे दी। मुझे पानी पीते हुए कैसे याद आया, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब जूस पीता ना, वो लाल कोटी के पीछे भागता उसका फादर है, तो वैसा पानी की आवाज आनी चाहिए। इतना टफ क्वेश्चन है सर ये। बट एनीवेज बग्गा जी, थैंक यू सो मच। और आपके लिए तो आप जहां बोलोगे, मतलब जन्नत तो नहीं बोलूंगा, बट जहां बोलोगे मैं वहां चलूंगा आपके साथ, और जो भी बोलोगे वो करेंगे हम। बग्गा जी इज आर वेरी वेरी बिलवेड रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट, नहीं बोलूंगा जी बिजनेस पे, तो मतलब सबसे ज्यादा अगर सुनने में मजा आता है तो शायद बग्गा जी हैं। हम तो खाली जेम्स देके आते हैं और चले जाते हैं, बट फाइनली जेम्स को भी सुनते हो। तो मंडे को सुबह क्या लेना है? जेम्स लेना है, जेम्स आपका जेम्स। तो ये जेम्स शुरू कैसे हुआ और आपकी थोड़ा सा बताएं संक्षेप में, बट क्या परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड कुछ वो भी शेयर करें, और जरूर आपको 2 पिक तो देने ही है। जो आप फिर मंडे को मत दीजिएगा, आज यहाँ पे हम उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, तो डोंट गिव दैट ऑन मंडे, बट आज कुछ तो दीजिए। नहीं देखिए, सबसे पहले तो कंप्लायंस आजकल बहुत ज्यादा, सब बैठे हैं स्टेज पे और सब दिग्गज है। भरत भाई, मतलब भरत भाई को तो मैं कितने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं एक चीज बता देता हूँ भरत भाई के लिए, मैंने एक ही बार मेरी लाइफ में जॉब के लिए सीवी दिया हुआ है, इंटर्नशिप के लिए, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए इन केजेस सोमैया 1996 to 98, तो वहाँ रिजेक्ट हुआ। तो फॉर्चुनेटली आई रीच्ड रमेश दमानी जी। मैं बोला नहीं, मैं फिर वो वैसे जाऊंगा कि जो टीवी पे आते हैं उनके पास जाऊंगा, पहुंचूंगा। तो मैं आस्क रेमंड जेम्स हुआ करता था उस टाइम पे 96 to 98, बट मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। बट एनीवेज तो मैं तब से शायद आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को फॉलो करता हूँ, एंड आशीष इज अ गुड फ्रेंड। मैं 18 तारीख को हम लोग साथ में थे, और बग्गा जी तो भाई है। तो आपने जेम्स के बारे में पूछा मुझे, तो मैं जेम्स की बात कहूंगा। जेम्स साहब के जेम्स कैसे कॉइन हुआ, क्योंकि 2012-13 से 2018 तक अनिल जी के साथ सीएनबीसी आवाज में जब थे, तो उस टाइम पे एक जैकपॉट सीरीज चलता था और काफी सारे स्टॉक्स दिए, तो वो सारे बहुत अच्छे रिटर्न्स, बाद में पता चला कि वो सब के सब मल्टीबैगर्स हो गए। मेरे को याद है 12 रुपए पे नितिन स्पिनर्स दिया था, वो आज 425 रुपए। कई स्टॉक्स, मतलब पीआई इंडस्ट्रीज की सर बात कर रहे थे, या मुझे याद है एसआरएफ की बात करते हुए, तो बहुत सोलर इंडस्ट्रीज, मतलब सो नाउ इट इज अ मल्टीबैगर। सो ये सारे स्टॉक्स बाद में पता चला कि 2018-19 में जाके कैसे ये मल्टीबैगर बने। तो 2020 में जब फॉर्चुनेटली कई बार एक समय आता है, आशीष जी ने सही बोला कि कुछ समय होता है ऐसा जब कोई स्ट्रेटेजी चलती है कोई नहीं चलती है। तो 2020 के बाद मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रैक करता हूँ। पहले मैं शायद बग्गा जी घड़ी देख रहे हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बता दीजिए सर। लगे रहिए। अच्छा, 2 पिक में अभी दूं या बाद में दूं? नहीं मैं बाद में दूंगा, नहीं तो सब चले जाएगा। 5:30 बजे। 5:30 बजे। अच्छा, ये आधा हॉल खाली हो जाएगा। नहीं। तो जेम्स साहब के जेम्स में बेसिकली वही हम लोग माइक्रो कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स उनको ट्रैक करते हैं। मैंने एक बार दिया था ओएफएसएस, तो अनिल जी का फोन आया कि आप अनिल संदीप जी आपको ओएफएसएस सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। ओएफएसएस तो कोई भी दे देगा, आईटीसी दे देगा, सबसे इजी आंसर्स तो वही होते हैं। आप जो अपने अनोखे, अतरंगी, अंडर रिसर्च स्टॉक्स है, जहाँ पे आप डीप डाइव करते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग चैनल चेक से कैसे भी करके लाते हैं स्टॉक्स, वो टाइप के स्टॉक्स, तो वैसे टाइप के स्टॉक्स हमने लाए। तो जेम क्वालिटी कहते हैं। मैं चूंकि जयपुर से हूँ, तो जेम सिटी है, जयपुर पिंक सिटी भी है, तो जेम्स आपके जेम्स और जैन हूँ मैं। तो लाते लाते 4 साल हो गए, और अभी इत्तेफाक से लास्ट ईयर अनिल जी के साथ सी इंस्टीट्यूट में हमारा सेशन था। अगस्त की 4 तारीख थी वो भी, और आज अगस्त की 3 तारीख है। नेक्स्ट डे फ्रेंडशिप डे था, इस बार भी फ्रेंडशिप डे है कल, तो उस दिन फॉर्चुनेटली अनिल जी के साथ फ्रेंडशिप डे मनाने को मिला। सो दैट टाइम आई रिमेंबर कि उस टाइम पे 3 साल की मैंने एनालिसिस दी थी, इस बार मैं 4 साल की एनालिसिस, जुलाई 27 तारीख को 4 साल पूरे हुए। तो आई हैव कवर्ड 990 स्टॉक्स ड्यूरिंग दिस, मतलब 990 स्टॉक्स वी हैव रिकमेंडेड, जिसमें से यूनिक आइडियाज वर अराउंड 540, मतलब 50% यूनिक आइडियाज। लास्ट ईयर अगर रिपीट भी होते, 4 साल में स्टॉक्स रिपीट होते हैं, एंड द सक्सेस रेशियो, आई वोंट से दैट्स अ वेरी बिग सक्सेस रेशियो। कई लोग ट्रोल करते हुए बोलते हैं
समय तो कोई भी दे दे, गधा गधा सब चलता है, बट इट वाज 88%। और वो 12% भी कम इसलिए है कि जून, जुलाई, मई, जून ये सब अगर लेटेस्ट अगर देते हैं 3-4 महीने के, तो वो स्टॉक्स टारगेट अचीव नहीं करते हैं। एवरेज टाइम लगता है 5 से 6 महीना रिकमेंड होने में और टारगेट अचीव होने में। सो थैंक यू बग्गा जी फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। एंड जैन साहब के, जैन इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। कंप्लायंस से बहुत डरते हैं, रेगुलेटर से बहुत डरते हैं, कुछ लोग बिना बात का भी बहुत ट्रोल करते हैं, बट येट हिम्मत करके हरदम स्टॉक्स लाने में बहुत हिम्मत जुटा के लाना पड़ता है, क्योंकि कुछ हीरोज बनते तो कुछ विलेंस भी निकले, और कुछ स्टॉक्स जब विलेन निकलते तो लोग उसी की बात ज्यादा करते हैं, अच्छे स्टॉक को भूल जाते हैं। तो लोग लॉस को ज्यादा याद करते हैं, प्रॉफिट्स को तो बोलते हैं ड्यूटी थी हम आपको सुन रहे हैं। थैंक यू संदीप जी। भरत भाई, कमिंग टू यू, आपने बहुत, यू गेव अ वेरी नाइस फ्रेमवर्क फॉर identifying high quality multi-baggers who will compound into greatness. I want you to analyze our country, India. If you saw India as a stock, how would you place it? Is it a multi-bagger? And across the grid that you said, governance, quality, management, quality, margins, everything that you would take to analyze a stock. बग्गा जी 1 सेकंड लूंगा बीच में। इंडिया स्टोरी नहीं, भारत स्टोरी पे बिलीव करना है। भरत भाई आया, नाम में ही भारत है, तो भारत स्टोरी। चलो इसी पे तालियां हो जाए यार। जैन साहब ने 2 दिन लगाए ये सोचने में। 1.5 घंटे पहले मैंने लिखा, तो बग्गा जी ने ऐसे जोक कर रहा था, स्पॉन्टेनियस। क्या पता है? माइक का इश्यू है, जरा ढूंढ लीजिए आसपास वाले महफूज हैं सब, कोई गिर गया हो कुर्सी से सोते हुए तो उठा लीजिए। बग्गा जी आपकी आवाज सुन के मुझे तो नहीं लगता कोई सो जाएगा यहाँ पे। Hello. Hello. Is it coming now? Yes. Okay. So, before, there's a very important question you're asking about how India must be placed. So, now it is double amplification of the voice. Before I talk about India and its place under the sun, as if India were a simple star, and how it can be correlated, let me very briefly touch upon what really creates value in investing, so that fundamental backdrop is clear. There are many factors, but let me principally point out a few. First is the character of the business. Character of business is important because there are very few businesses which have really got what it takes to create a meaningful value for a meaningful length of time. Most businesses are destined for mediocrity or decimation, if not destruction. And therefore, value creation is a rarity, and it is more to be seen in exception rather than in abundance. And therefore, the key factor is the character of the business. There are few businesses, very few, all over the world, whether listed, unlisted, large, small, private, public, venture capital, private equity, whatever type. Very few businesses have real character to create sustainable long-term value. Second is the character of management. Again, a very under-regarded aspect, but very vital. Very few managements really have all it takes to convert an opportunity into a favorable outcome. The patient,
the vision, the execution, capital allocation, capital distribution, integrity, competence, adaptability, resilience, firing the daily, many attributes, risk management, all of these really very few managements have to display and give you an outcome that you wanted for yourself. Because investing is parasitical. You are really parasitically dependent upon others who do the job for you. You are not running that activity, you don't have even a capability to run that activity, but you depend upon people in a great business to guide you and give you those results. Third is growth. Growth is elixir of life. It is the fundamental attribute of investing. And more particularly so for businesses, those which, it is the rule of nature as well. Something that doesn't grow actually regresses. And what regresses over a period of time actually declines and eventually diminishes and dies. And therefore, growth is a fundamental attribute of any business. A business which cannot grow eventually will die and probably sooner rather than later. What brings growth? A very important idea, size of opportunity. Size of opportunity is not about how large something is or goes, but it is entirely about how large something can become from where it is today. And therefore, this whole debate about small cap, mid cap, large cap, many times is a very convoluted, little artificial kind of a debate. Large businesses can get larger and much bigger, or can become smaller. Small businesses can become larger and much larger, or it can diminish and die. And therefore, there is nothing unique about small cap or mid cap or large cap. It is about the fundamental character behind the business, which will make it become bigger tomorrow or smaller tomorrow. And what becomes smaller tomorrow obviously cannot create a return, because investing is nothing but benefiting from what something is today, deducted from what it will become tomorrow. And unless tomorrow is larger than today, there can't be any positive gain until we obtain. Finally, I would say the capital efficiency of the inner character of the business, the modes, the ability to thrive in challenges, the ability of a business to surmount difficulties, and all of that reflects into some important numbers called return on capital employed and return on equity, which are basically capital efficiency indicators. Final mathematics and the art of investing, the science or the art or the maths or the English of investing will convert all of this into a kind of a conjecture, kind of base which is called value. It is not a 30 lucky, it's not a gospel truth, but a working conjecture based on a great probabilistic assessment of all of these factors, and to be revised and re-revised based on opinion. But correlating value to price is a very important fundamental investment discipline, because eventually price will go where value is, even if it will diverge from the value most of the time. But time to time price will converge into value. Therefore, if you can predict the future value, you can predict the future price. Given this backdrop, now let me take up why India stands at a special place. I'll just take one comparison. Take three most important economies in the markets: America, India, and China. And take last 10 years, 20 years, and 30 years. In last decade, 2 decades, and 3 decades, two names, two markets which have consistently been at the top are India and America. India has been either number one in some period, America has been number one in the other periods. But it is common trophies held by India and America, whether you take a decade, 2 decades, and 3 decades. Not China. Now take two very simple measurements to convert these equations that I narrated in terms of the value creation. And all numbers I'm talking in dollar terms.
So when I'm talking of GDP growth rate, I'm talking of nominal GDP dollar growth rate. And when I'm talking stock market returns, again in dollar terms. So obviously American numbers don't change. India and China convert based on their respective currencies. And I'm taking 30 years. In 30 years, American economy has grown at a compounded 3.8% over a 30-year period in dollars. And 3.8% dollar growth over a 30-year period is converted into 9.2% dollar returns and is the number one market in the world. Take India, 8.5% nominal dollar GDP growth rate over a 30-year period, almost 2 times as much as America, but the returns have been 8.4%. America grew at less than 4%, but more than 9% compounded returns. So 5% plus premium per annum over a 30-year period. India, like for like, what it grew at, that is the return India generated, 8.5% growth rate, 8.4% the returns. Come to China, and that's a staggering number. 13.5% GDP growth rate, unbelievable, never happened in the history of any country ever before. Market returns, 1.9%, less than 2% return over a 30-year period for a 13.5% GDP growth rate. It got a discount of 11% compounded over a 30-year period. America got premium, India got zero, no discount, no premium. China got a steep discount of 11% per annum compounded. The 5% premium of America, zero for India, and minus 11 for China represents that qualitative aspect. The quantitative aspect of the growth is an important aspect, but the rest of it, character of management, governance, and the quality of the growth, durability of growth, predictability of growth, solidity of growth, the aspects which deepen the growth. Growth is one thing, but aspects which deepen the growth are qualitatively very powerful factors for driving value creation. Other things being equal, predictable growth is a greater value. Growth which is seen to be more solid and reliable is a greater value. Growth which is seen to be durable for a longer period is a greater value. Even if same common numbers are there between two examples, what is more predictable, more solid, more durable is a greater value. Therefore, really speaking, America got a premium for its governance, capitalist strong system, character of that growth, and very importantly, superior capital efficiency. America had highest return on equity in the world for decades. And no surprise, America has been at the forefront of the most important capitalist market of the world. Now what is changing? And China, the reverse, great growth, but terrible quality, poor governance, leverage growth, unsustainable kind of growth, poor capital efficiency, and terrible capitalist system where probably Chinese government is busy ensuring decimation of its own entrepreneurs rather than supporting them. What has altered for India? What has altered for India is the superior quality of growth. That superior quality of growth has come, and the superior growth rate itself, which is going to come now, has come on the back of the reforms. Many important reforms have occurred in this country in the last 10 years. No political view. I'm merely a student of investing and student of economics. Therefore, there is no political opinion I have. But very simply, over what has happened over the last 10 years is a dramatic transformation in the character of the economy, systematically brick by brick. The first term of the government was spent in repairing damage and putting building blocks in place. Second term was in putting energizing reforms like GST or demonetization or the infrastructure boom that government has created, logistics, digitization, and many other factors, PLI scheme in manufacturing.
synergistic growth where many parts of the country grow drives the overall growth rate much higher. When reforms are few and far between, the best outcome is merely arithmetic sum total of those reforms. But when reforms are many and deep and interspersed with each other, the outcome is synergistic and geometric. India is now at a stage where the growth is in the critical turning point of synergistic, dramatic, geometric kind of growth. Secondly, very importantly, quality of growth has dramatically improved. Businesses have become better, more efficient. One example, return on equity for the first time, India has become number one in the world, least aging America, that happened last year. For the first time, India is number one return on equity country in the world, and America is number two. Second, if you look at debt equity ratio, 5 years back it was 80 to 100. 80 rupees of debt vis-a-vis 100 net worth. Today it is 40 to 100. It has become half. Therefore, quality of growth has become better. Strength of the balance sheet has become, growth rate itself is better. And therefore, I believe, given the fact that India will grow at a rate faster than the past, easily double-digit nominal GDP growth rate for a length of time, much better quality of growth, and the durable and predictable growth, therefore the further leg up on that. If I have to put my neck out, forecasting is a dangerous exercise, but if I want to put my neck out, I would believe over decade and two, India will be actually number one performing market in the world, and by margin, and with a kind of a panache and clarity, which probably will not be similar. Thank you. Very comprehensive answer, Bharat Bhai. Can we have a round of applause for him, please? Ashish ji, coming to you first, not first, third. जी सर. ये व्हाइट ओक क्या होता है? हमने सिल्वर ओक सुना था. So actually, in India, a lot of asset management companies everybody knows because they are part of some conglomerate. Mainly जितना म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो किसी न किसी बैंक, ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी, फिनटेक कंपनी उसका होता है. अब ये नाम आपने सुना नहीं है क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल अपना कंपनी खुद स्टार्ट करेगा तो नाम तो सोचना पड़ेगा ना. So, but actually, White Oak it's one of the larger. It's a global investment management company. It is owned by my colleague, our founder. His name is Prashant Khemka. Prashant used to be Chief Investment Officer for Goldman Sachs Asset Management. He worked there for about 17 years. And as we speak today, White Oak is one of the larger FIIs investing into India. We manage about $6 billion for different sovereign wealth funds, pension funds. We have our mutual funds in Europe, which invest European investors' money into India. So $6 billion is global money. And $3 billion is our PMS AIF and now the mutual fund. So it's a global investment firm. Why it is called White Oak is because जैसे इंडिया में oak trees ज़्यादा नहीं, but north में बांज का पेड़ होते हैं. So once I was in Dehradun, one elderly gentleman there he told me कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उसपे बांज का एक पेड़ का जिम्मेदारी एक गांव को दिया, एक घर को दिया जाता है. और बांज के पेड़ को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्योंकि जहाँ बांज का पेड़ होता है वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं होता है क्योंकि पेड़ उसको जमीन को पकड़ के रखते हैं. तो पकड़े रखे इंडियन मार्केट को आप. थैंक यू. तो इसी पे two more questions based on this. एक तो SIPs now crossing 20,000 crores. तो ये 2047 तक क्या कितना हो जाएगा? आज का मार्केट कैप हर महीने आ जाएगा SIP में, क्या हो जाएगा? See, I think by 2047, I think there are two people in our market who can compound very, very big numbers at the back of their fingers. One is my ex-boss, that is Ramdev ji. One is Bharat Bhai. They can compound very, very big numbers in very, very quickly. So आज अगर $4 trillion है, तो पहले हमको सर को पूछना चाहिए कि 2047 में कितना होएगा, फिर ही मैं जवाब दे पाऊंगा. सर 4 ट्रिलियन को कितना थશે 2047 में?
compounds at 15%, it should be about 128. 120 मतलब अमेरिका के मार्केट का 2.4 टाइम्स. अमेरिका is 54-55 ट्रिलियन. हाँ, so by 2047 if we are 128 ट्रिलियन, तो अभी तो 4 ट्रिलियन है खाली. तो About at 15%. हाँ, तो अभी 4 ट्रिलियन है. तो हर महीने जितना मार्केट कैप है उतना हर महीने SIP में आएगा, पक्का है. पक्का है. मैंने ऐसे ही लगाया था, एक हो गया एक्चुअली. मारो ताली. अच्छा, दूसरा यू सेड यू आर एन FI, तो आप पैसे क्यों निकालते हो इंडिया में से? ऐसा दुष्कर्म क्यों करते हो आप? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? दुष्टों को शिफ्ट कर देती हो? हाँ नहीं सर, so क्यों ये बुरा काम करती हो? नर्क रिक्त कर दिव्य भरती हो. No, but on a serious note, that is a misunderstanding. As a FII, see, like I'll give you an example, and not only White Oak, India dedicated. See, we are India dedicated FII, meaning that हम global investors का पैसा raise करके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन दिक्कत क्या है कि 70 to 80% of whatever money comes into India, it does not come directly and deliberately to India. 70-80% of the money which comes to India was coming through another basket. That basket is called global emerging market. तो जैसे I'll give you a simple example. 2018 में मैं स्विट्जरलैंड गया था, जेनीवा में मेरा मीटिंग था. तो जिन्होंने एक बड़ी फैमिली ऑफिस के मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया. तो मैंने उनको कर्टसी वाइज बोला, सर थैंक यू वेरी मच फॉर मीटिंग मी. हाउ डिड यू डिसाइड टू टेक द मीटिंग? मतलब डू यू इन्वेस्ट इन इंडिया? ऐसा पूछा. तो 2 पार्टनर बैठे थे. एक बंदे ने साफ मना कर दिया, नो वी डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, बट सीम्स इंटरेस्टिंग, वी थॉट वी लिसन टू यू. उसका दूसरे पार्टनर ने बोला, अरे नहीं भैया, वी इन्वेस्ट इन ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड, उसमें हमारा 6% इंडिया में है. समझा आपको? मतलब वो लोग या तो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते थे, या तो गलती से करते थे, या तो इनडायरेक्टली, मतलब बल्क ऑफ द मनी. राइट नाउ व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर 2021? अक्टूबर 2021 में, जैसा भरत भाई ने बताया, चाइना हैज बीन आउट ऑफ देयर वे क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर्स इन देयर बिजनेस. सो ये अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ना 2021 में चालू हुआ, वॉर 2022 में चालू हुआ. लेकिन एक बहुत बड़ा चीज चाइना में 2021 में चालू हुआ, वो ये कि भाई एडटेक कंपनी, गेमिंग कंपनी, प्राइवेट इक्विटी हमको नहीं चाहिए. जैक मा को हाउस अरेस्ट में डाल दिया, रियल एस्टेट डूबना स्टार्ट हुआ. सो उसके बाद आप देखिए वॉर हुआ. तो चाइना जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का 33% था, उसने अपने पैर पे गोली मार लिया. फिर रशिया ने वॉर डिक्लेयर किया, तो रशिया को इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में से बर्खास्त कर दिया. फिर आप देखिए टर्की 100 साल बैलेंस्ड कंट्री था, कुछ और चलने लगा. चाइना की वजह से ताइवान 2022 में 40% डाउन हो गया. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि 2021 के बाद अमेरिका के ब्याज दर बढ़े, डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज डेप्रिशिएट हो गए, और उसके अलावा भी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम थी. तो क्या होता है कि इमर्जिंग मार्केट का जो बास्केट है, उससे पैसा निकल रहा है. अब इमर्जिंग मार्केट के बास्केट में से अगर कोई 100 बिलियन निकालेगा या $100 निकालेगा, तो लेना नहीं देना अपना भी $15-20 तो निकल ही जाएगा. तो हमको कहां से आया 6 बिलियन? सो द पॉइंट इज दैट इवन ASK manages lot of global money. How we have got money? The people who are deliberately choosing to invest in India, they are giving us money. But इमर्जिंग मार्केट का एसेट क्लास $2 ट्रिलियन का है. इंडिया में समझो गोरों का पैसा होगा 400-500 बिलियन, लेकिन इमर्जिंग मार्केट जो एसेट क्लास नहीं 600 बिलियन होगा, लेकिन इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लास है 2 ट्रिलियन का. वो 2 ट्रिलियन में से अगर कोई 100-200 बिलियन निकाल देगा, तो अपना 25-50 बिलियन तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. सो वी हैव बीन लूजिंग मनी फ्रॉम द बास्केट, बट वी हैव बीन गेटिंग मनी मोर बाय चॉइस. और आप ये सोचो कि अगर आएगा तो कितना आएगा, बिकॉज अपना वेटेज पूरा अभी चेंज हो गया. सॉरी सर, यू आर राइटिंग समथिंग. I just wanted to say that actually foreigners have come to this market from 1994. This was the first time when Indian markets started acquiring some kind of respectability in the global arena. But if you're looking at the money which is going out, is being from older FIIs
and what is money which is coming in is related to the new money which is coming in. I am not saying entirely that is so, but a good part of money which is going out is the one which is older money, and the good part of the new money is a good part of the inflows is the new money. But if you look at last 3 years, in general, 3 or 4 things have happened. A, foreigners have kind of lost direction about the India opportunity. In the traditional way, where foreigners usually judge Indian opportunity in a much better way, last 3 years in particular, the traditional foreigners have got a lot of things wrong about Indian opportunity, and they've actually been baited against rather than baited in favor. Secondly, traditionally foreign money spoke much above its real weight, and therefore there was much bigger bang for the money that foreigners have traditionally brought in. At the peak, I think foreigners had about 23% of the Indian markets. Today it is about, I think, 16% of the market. Therefore, not only foreigners have lost the sense of direction of the opportunity as well as they have done in the past, but even the relative weight itself is diminished. And most importantly, what has changed is they have got opportunity itself wrong in cycle. They betted huge way in China, disproportionately large amount of money, very badly lost money, billions and hundreds of billions of dollars of money has been lost in China. By recoil response, they have been very shy in converting even a meaningful part of that money as yet in India, while actually India's story is far, far superior. Therefore, foreigners have judged opportunities not so well of late. They have their ability to get their weight or punch their weight well above their weight has fallen down. And their usual savvy about judging the opportunity itself has fallen behind. All that is contrasted with the rise of the Indian money, domestic money, whether institutional, whether mutual fund or insurance money or pension money, and very importantly, retail money. A lot of time traditionally, people have felt that retail money is the most unintelligent or the worst kind of money, which is usually destined for failure, will come last for an opportunity and will be last to leave when opportunity is over. But that's not actually the case. I believe actually retail money has participated with greater intellect, greater thinking and greater ability than at any other point of time. And it is that retail money plus the other domestic institutional money which has really provided counterpoint to the foreigners, which I suspect sometimes might be adding to the frustration of foreigners, because the relentless selling of the kind that they have done in what they sold in 2022, if they would have sold at any other point of time, markets in India would have been down 35-40%, but it did not. That is the year when markets still went up by 4%. And therefore it just shows that truly domestic money has arrived, and it is setting the tone for the future rather than being a helpless victim of the foreign excesses or underages. Thank you. Wonderful, wonderful summarizing. And you know, that is the big difference. I have seen personally in '94, we had to point out to foreigners, where is India, what is the size, and they would say, I want to put X $million, you don't have the size of the opportunity. And it changed till, say, about 2012-13, we were in trouble, Fragile 5 and all that. Ab 250 million, 500 million ka aata hai mandate. So that is the qualitative also, in government, the SEBI has been making it easier for endowments, for sovereigns to come in more easily. I was working for Temasek, and when they started it was much tougher. Now it is a breeze to invest into India, and they gave a special dispensation because Government of Singapore, 2 companies, GIC and Temasek, both wanted to hold 10% in ICICI Bank,
and RBI gave them the dispensation. So we have been quite welcoming, and I have seen, having lived through 94, when we first went to FIs and how we used to explain, and slowly how it became, give me the size of the mandate. So thank you, Bharat bhai, you have lived through this. And coming to you, Sandeep ji, I think now you can give one investment idea for Monday. And also, आप जब बोलते हैं टीवी पे, आप ऐसे कहते हैं ये प्रमोटर हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में 2 बारी लैब उड़ाया था, 3 कुत्ते हैं, 4 काउस हैं जो A2 मिल्क देती हैं, जो जयपुर में अच्छा चलता है। तो आप इतना डीप इन डेप्थ रिसर्च कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं आप? माइक ही भूल गए? नहीं, it's there with me. पक्का जी, मुझे याद है बजट पे शो था और आपने बोला था कि इसका कुत्ते इतने हैं, ये है, तो मैंने बोला दूसरे का कुत्ता तो कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, वो याद आ रहा था मुझे। But anyways, I really love knowing more about the companies से ज्यादा मुझे लोग बैकग्राउंड में कौन है। So पहले तो मैं देखता हूँ बंदा, फिर देखता हूँ धंधा, हमेशा पहले बंदा फिर धंधा। और एक और चीज, जब भी जेम्स चुनते हैं तो हम लोग जनरली, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जवाई को चुनते हैं, हमेशा मेरा एग्जाम्पल रहता है, वैसे स्टॉक को चुनना है। तो 15-20 पैरामीटर्स रहते हैं, उस पर खड़े उतरना पड़ता है, फिर टेक्निकल पैरामीटर्स लगा देते हैं, उसमें तो टाइमिंग हो जाती है। सो ठीक है, मतलब कई बार वो स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप्स में ये सब ज्यादा करना पड़ता है। एंड फॉर्चुनेटली अब तो इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेवल, और आप लोग डायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस एसोसिएशन ही हो गई अब तो, या डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, तो कंप्लायंस इतनी ज्यादा बढ़ गई, यू नो इट बेटर। तो हर जगह बहुत चीजें अच्छी हो गई है। पास्ट में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कंप्लायंस कितना, गवर्नेंस क्या था। अब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हर आदमी को कंप्लायंट होना ही पड़ता। तो हर कंपनी, तो आप सही बोले कि हम लोग अंदर तो घुसते ही थे और कोशिश करते हैं बाकी सारी चीजें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक पिक दीजिए, जल्दी दीजिए, लोग फटने वाले हैं, बिल्कुल जल्दी दीजिए। देखिए अभी 24 मिनट बाकी है 22 मिनट स्टॉप लॉस में। तो बट एनीवेज, आई थिंक मैंने पिछली बार भी जब मैं कोलकाता आया था तो मैंने 5-6 पिक्स दिए थे, उसको मैं भी ट्रैक कर रहा था मई की 18 तारीख को। तो मैं आज एक अलग पिक लाया हूँ जो कि मैं जेम्स साहब के जेम्स में अब आजकल कवर नहीं करता। पहले जब इंडिया का स्टैंडर्ड लोअर था, मैं यही बोलूंगा। अब आज तो देखिए इंडिया में माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अगर स्टैंडर्ड देखें तो मैंने अभी जस्ट चेक किया था, KPR मिल्स जो कि 28,000 करोड़ की कंपनी है, दैट इज अ स्मॉल कैप। तो आजकल जब मार्केट चलता है तो मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इज एट द स्वीटेस्ट स्पॉट। अगर आप पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए, आई थिंक 6x। लार्ज कैप ठीक है 100, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो कैटेगराइजेशन है उसकी वजह से लार्ज कैप एट टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप, दैट डज नॉट मीन दैट योर मिड कैप्स आर स्मॉलर कैप्स। आप क्यूमिंस इंडस्ट्रीज, पिछली बार जब मैं आया था तब जून 30 तारीख को आती है, तो हीरो मोटो का 64,000 करोड़ की कंपनी मिड कैप थी, which is the largest motorcycle manufacturer, Guinness Book record holder, जो कि इतनी बड़ी कंपनी आज क्यूमिंस है। क्यूमिंस जैसी बड़ी कंपनी जो 84,000 करोड़ की मार्केट कैप है, वो मिड कैप है। तो इसलिए मिड कैप, स्मॉल कैप से ही चुनता हूँ। अब माइक्रो कैप, अब मैं नैनो कैप लाया हूँ आज, और नैनो कैप लाने का रीजन है, आई ऑलवेज चेक द पेरेंटेज आल्सो। और नैनो कैप पहले मैं जेम्स में 200 करोड़ की कंपनी कवर करता था, अब आजकल कोशिश करते हैं कि 500 करोड़ के ऊपर के हो, क्योंकि अब इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। और प्लस सेबी के भी अभी जो एक्सचेंज के नियम आए थे कि 500 करोड़ की कंपनी अगर नहीं है, 200 करोड़ की है, तो 1x होते ही वो मार्जिन लग जाते हैं 5%, 2%, बहुत सारे। लास्ट जून 4 तारीख को हुआ था। तो एक स्टॉक है मैग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग्स। अगेन एक डिस्क्लेमर है, ये हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पास और हमारे फैमिली अकाउंट्स में भी हो सकता है। आप अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्लेमर्स देना बहुत जरूरी है। रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रिक्ट है और अच्छा भी है, मतलब स्ट्रिक्टनेस का। तो मैं भी बग्गा जी को बोल रहा था कि इंडिया में आजकल जो मार्केट टूटता नहीं है, क्योंकि लिवरेजिंग कम हुई है, और हमारे रेगुलेटर्स ने गजब का काम किया पिछले कुछ सालों में। जितनी भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है उसकी वजह से शायद मार्केट बढ़ने में एक बहुत बड़ा रोल उनका भी है। तो मैग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग्स, जिसमें 1.5% इक्विटी LG इक्विपमेंट्स की है। तो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी कि LG इक्विपमेंट्स जहाँ पे स्टेक ले रखी है, और प्लस ये कास्टिंग्स बनाती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, लोकोमोटिव्स के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, और ये सारे सेक्टर्स बूमिंग सेक्टर है। एक छोटी कंपनी है बट कई बार 13 के P मल्टीपल पे, जीरो डेट कंपनी, 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड भी ठीक है, पुरानी कंपनी है।
जस्ट दैट के पास्ट में कई बार कंपनियां अपने कई बार मार्केट कैप इसलिए बढ़ती नहीं है कि लोगों के नजर में नहीं आते, दे आर अनसंग हीरोज। ऐसे हमने कई हीरो देखे। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम 2013 में अपोलो हॉस्पिटल्स दिया था तो वो भी लिक्विड नहीं था, इप्ता लैब वो भी लिक्विड नहीं था, प्रेस्टीज एस्टेट आज 85,000 करोड़ की कंपनी है, 7-8 हजार करोड़ पे आइडेंटिफाई किया था। तो लिक्विडिटी इज नॉट द पैरामीटर, मार्केट कैप इज नॉट द पैरामीटर फॉर अ गुड स्टॉक। जैसे आशीष भाई ने बोला था स्टॉक पिकिंग पे ध्यान दीजिए, इट्स अ ग्रेट स्टॉक, आई थिंक अच्छी कंपनी है, सारे पैरामीटर्स पे खरे उतरता है। मैग्ना इलेक्ट्रोकास्टिंग 483 के लगभग भाव है, मुझे लगता है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है। और क्योंकि आप जयपुर से आए हैं, इतना दूर वेस्ट से ईस्ट आए हैं, सोने और चांदी का क्या होगा, क्यों काटा गया? नहीं ये और आपके मल्टी एसेट फंड जो टॉप परफॉर्मर था एकदम से चांदी का भाव गिर गया, आपको मेकअप करना पड़ा। तो ये सोना चांदी की चाल क्या है, कहाँ जा रहा है, खरीदना है नहीं खरीदना? थैंक यू सो मच बगा जी, आपने मेंशन किया। लास्ट मंथ जून 30 तारीख को जो रिजल्ट मतलब वो आए थे, तो एज पर एपीएमआई वी वर नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स इन मल्टी एसेट कैटेगरी। तो जहां पे सिल्वर वाज आवर बिग मनी चर्नर, सिल्वर अच्छा क्लिक किया, बट दिस टाइम आपने सही बोला, बजट में जब कस्टम ड्यूटी गिरी है तो हमें मेकअप करना पड़ेगा, और ये अच्छा भी हुआ सोना चांदी के लिए। बट अगेन आई एम वेरी बुलिश, वी आर वेरी बुलिश ऑन सिल्वर। अगेन अ डिस्क्लेमर, हमारे पीएमएस में और हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है सिल्वर पे बुलिश रहने का रीजन भी आपने भी बहुत अच्छे से टीवी पे एक बार चैनल पे बताया था, सोलर इंडस्ट्री और ये सारे जो यूसेजेस, इंडस्ट्रियल मेटल भी है, साथ साथ एक प्रेशियस मेटल भी है, इट्स अ पुअर मैन्स गोल्ड, गोल्ड आउट ऑफ रीच होता है, तो सिल्वर रियली वर्क्स। तो आई थिंक सिल्वर और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए भी सिल्वर और गोल्ड को यूज किया जाता है। यहाँ पे काफी विमेन है यहाँ पे, तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा सुन के। सो सिल्वर गोल्ड सॉल्व्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अदर देन डाइवर्सिफिकेशन, काफी पेसिफिकेशन भी होती है उससे। तो आई एम बुलिश, वी आर बुलिश ऑन सिल्वर पर्टिकुलरली मोर देन गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर का रेशियो अगर देखें तो ये 100 टाइम्स से ज्यादा होता था 1915 में, उसके बाद इस बार ये 90 ऑलमोस्ट 95-100% तक पहुंचा, वहां से अब जाके धीरे धीरे नीचे आया है। और मुझे याद है 2007-8 में ये 48 तक आ गया था नीचे, मतलब सिल्वर और गोल्ड का रेशियो जो 100 से 48, जनरली ये 60-70 के बीच में रेंज करता है। सो आई फील सिल्वर हैज टू कैच अप, इंडस्ट्रियल डिमांड और बाकी सारी चीजें हैं ही है, और प्लस एसेट डाइवर्सिफिकेशन और दूसरे एसेट क्लासेस जब तेज होते हैं तो ये एक सिल्वर थोड़ा अंडर वैल्यूड लग रहा है हमें, तो ये चलना चाहिए। One quick before we let you take some rest, जिसका अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मैच्योर हो रहा है, उनको क्या करना है? रोल ओवर करें, सोना खरीदें कि स्टॉक्स में मूव करें? क्या आप क्या बोल रहे हो कस्टमर्स को? क्लाइंट्स को हम लोग जनरली देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की एक अलग अहमियत है, पोर्टफोलियो में रहना तो चाहिए। कोरोना के बाद ये चीज तो समझ में आई कि वी वर, जैसे आशीष जी ने बोला ना कि 100% डेट और 100% इक्विटीज, तो आई वाज ऑफ द माइंडसेट कि 100% इक्विटीज रहना, क्योंकि इंडिया स्टोरी पे बहुत भरोसा है, भारत स्टोरी पे बहुत भरोसा है। आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन इन असम, तो मुझे पता है कि ग्रोथ क्या हो रही है इंडिया में, बॉम्बे में तो हो ही रही है, हर जगह हो रही है, कोलकाता में हो रही है। तो फिर भी कोरोना के बाद लगा कि एफडी और गोल्ड सिल्वर का एक अहमियत तो है, बट नॉट मोर देन 10%। गोल्ड सिल्वर और एफडी 10%, 15%, 20%, क्योंकि एफडी वाले तो वाकई में परेशान आजकल, 4%, 5%, फिर टैक्स लग जाता है। तो आई थिंक देखिए रिस्क तो लेनी पड़ेगी, और हमें पता है कि यूएस में और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे किस तरीके से इक्विटीज पे फोकस्ड है, बीट थ्रू ईटीएस, पैसिव एक्टिव जो भी है, बट पैसिव भी जरूर इन्वेस्टेड रहे। एसजीपीज में मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, 2.5% का ब्याज मिलता है आपको, लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड है, हम तो रोल ओवर करने की बात कर रहे हैं। Thank you, very clear views, and thanks for your applause. We have a hard stop because Ashish and Bharat bhai have flights to catch, so we'll just quickly, Vikas ji, any questions you would like to ask? Ashish, what's your view on crypto, especially since PMLA has come on crypto and Vikas is expecting a raid on that, so anything on crypto? Questions लेने हैं? Okay. We can take questions? Okay. So, देखिए statements मत बनाइएगा, don't tell us all your successes, just ask questions, okay? 2 lines में. हाँ? Second, जैसा वो गोयल जी ने पकड़ लिया, दूसरा भी देना है स्टॉक। 14 मिनट 49 सेकंड है।
कोई नहीं, हम दोनों बैठे हैं, भरत भाई एंड आशीष को फ्लाइट हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए भरत भाई और आशीष भाई का हाँ, टाइम yeah. दे आर No, उनका विजडम अलग टाइप है I'll just say that, see, cryptocurrency, I don't have a view, and I think it is quite risky because, it's क्या है कि जिसका कोई fundamental backing अपने को समझ में नहीं आता है, that becomes very difficult. But I think the technology itself. See, let's say if you ask me about investing, I would work very hard if I can find out a blockchain platform or a blockchain company जो toll gate बोलते हैं ना, if I can find a toll gate, I will invest in that. लेकिन कौन सा करेंसी चलेगा और कौन सा करेंसी पे इन्वेस्ट करना उसको मेरा कोई व्यू नहीं। उसमें से नए टोल गेट्स जैसे एक्सचेंजेस क्रिएट हो गए, जैसे इंफॉर्मेशन हाईवे पूरा क्रिएट हो गया, इंटरनेट क्रिएट हो गया, स्टॉक एक्सचेंजेस क्रिएट हो गए, वैसा कोई ब्लॉकचेन का टोल गेट बनेगा, दैट वन वुड लाइक टू फिगर आउट। Bharat bhai, one question for you. These railway defense stocks, they ran up so much. So did you get out of them or are you invested in them? And as investors, when we see very high P's, say 100 P, या कोई कंपनी 3 ships at the most बना सकती है in a year, उसको 20 ships का order मिल गया and you take it to 100 P, तब हमें कैसे react करना चाहिए? Is it okay to stay invested? What should you do? Especially railways defense. One can definitely see there are some excesses that you will notice. With individual names, sorry, some individual names may look out of whack or out of the underlying fundamentals, but I don't think the defense and Bentley per se is riding on some unrealistic wagon. There is a very large opportunity. Government is rightly and correctly focused in a huge way on Atmanirbharta both in defense and in railway and the entire ecosystem in railway. Government is also carefully identified that the rupee put into these areas, especially railways, is a much bigger multiplier effect in the economy. And therefore, many of these businesses, if you see the size of the order book, which is a multiple of 3 years, 5 years, 6 years of sales. So it is not easy, it is all riding like a bubble and theory. Where there is excesses, market has a beautiful mechanism to correct the excesses. Market is fiercely self-correcting mechanism. जहाँ कुछ ज़्यादा होगा उसको ठीक कर देगा, जहाँ अनरीजनेबली दबाव हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। Per se, barring the sports of, I would probably say, kind of temporary issues. It's not as if it's a permanently out of wage or something. But when you buy something at 70, 80, 90 P, then you need to have good reasons why you are buying it. That has to have a mathematical analysis also. It can't be just a supposition and guesswork. So, when you make those mistakes, you suffer either by not making enough money or by making negative money. So one has to be doing one's own calculation properly. Sir, excuse me. Wait, please wait. I'll come to you all. Ashish, one question. Are we reaching a 2007-8 disaster zone in the way all mutual funds are launching defense funds, manufacturing funds, like we launched infra funds at that time and they didn't recover for 10 years. And June we had 22,000 crores going into thematic and sectoral funds. Yeah. So are we making the same mistake again with a different set of factors? डेफिनेटली अगर आप अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि भाई मार्केट बहुत तेजी में है या बहुत गर्म है, ऐसा प्रूव करो, तो मैं ये एक पॉइंट जरूर बोलूँगा। मतलब गर्म नहीं है प्रूव करने के अलग पॉइंट है, लेकिन आप अगर आप मेरे को बोलोगे प्रूव करो कि बहुत गर्म हो गया है, तो देन डेफिनेटली दिस इज वन एक आसार है। And you know, डिफेंस फंड में इंडिगो एयरलाइंस लेके बैठे। आई जस्ट टेल यू वेरी क्विकली वन एग्जांपल। देखिए 2007-2008 में भी जब मार्केट बहुत तेजी में होता है, राइट, मतलब लंबे अरसे में तो फ्री कैश फ्लो चाहिए एंड दैट फ्री कैश फ्लो शुड बीट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन जब गर्म होता है, तेजी होता है, तो ऑर्डर पे सब हो जाता है, राइट।
And what happens with only order books, we've seen in 2007. मतलब हमको सब नेशनल हाईवे अथॉरिटी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट सब बढ़िया मिल गया हमको, लेकिन वो सब कंपनी के शेयर होल्डर का पैसा नहीं मिला। तो आई थिंक इट्स बिकमिंग टू मच। दूसरा चीज ये है कि जैसे एक बार्टन बिग्स इज अ वेरी फेमस एक्स मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, ही रोट अ बुक कॉल्ड हेजहॉग। वो किताब में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए है। द बेस्ट टाइम टू रेज मनी इज नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो अभी सबको बड़ी आसानी से डिफेंस फंड और उसमें पैसा आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ द बेस्ट टाइम टू रेज मनी इज नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, एंड द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नॉट द बेस्ट टाइम टू रेज मनी। सो आई थिंक एज इन्वेस्टर्स जहाँ पे लोग एकदम बहुत चढ़ के पैसा डाल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। Very honest answer and very rare in the mutual fund industry. That's why these two are such legends, Bharat Bhai and Ashish. Ashish still work in progress, but because of his age, youth. But Bharat Bhai, I have seen 4 decades now. So we'll have some questions you can direct to whom. You can ask either Rajesh Bhai or Vikas since they are on the stage. Ask the questions to them. Hello. Sir, my question is to Mr. Bharat Bhai. Sir, myself, CA Vinod Agrawal. Although I am a chartered accountant, but I am asking this question as a common man. Bharat Bhai has made a very bold statement. Stock market is designed to make you lose. Very right. Sir, my question is how to minimize losses. I am not asking how to maximize profit. Can you give how to minimize the loss? Second is, can one be happy and wealthy without active in the stock market? Thank you. Very nice question. The first question, how to minimize? Processes, the cases of optimizing wealth. The first is to optimize wealth and not really to minimize loss per se. I would only say this much, that investing, like Ashish was mentioned, is a probabilistic game and it's not a deterministic game. Humans love determinism because humans love certainty. Certainty is seen as a tool of reducing risk or a threat to survival, which is embedded in the psychology of the Homo sapiens for 4.3 million years of Homo sapiens existence. Therefore, attempt to minimize is a legitimate path, but game of investing is to intelligently optimize your wealth. It is that game one is playing. When you talk about really minimizing loss, probably what you mean to say is how do you ensure that you avoid permanent loss of capital, in other words, preserve the capital, and at the same time grow the capital or appreciate the capital. That I think is the worthy objective. Right, sir. Thank you. Thank you, sir. Preservation will come when you are disciplined and you follow the right businesses which have potential to create value and you buy them at a sensible price. Growing quality businesses bought at reasonable prices invariably will lead to preservation of the capital. But if the businesses are growing and growing for a lot of time in a reasonably predictable way, those businesses will also result in appreciation. And preservation and appreciation, one may or may not always be able to achieve at each individual stock level. But at a portfolio in the aggregate level, it is a must duty cast upon you to achieve both. And even at an individual stock level, using 50, 60, 70% is something which is terrible. I mean, you can't lose money like that in a stock. And therefore, whole investing approach, basically method, stock selection parameter, portfolio risk construction parameter, all have to be aligned to
ensure that the risk is risk and return matrix is optimized. On the second part, wealth and happiness, and whether you say whether it can be without investing or not. Of course, I mean, if you wealth without investing, surely it is a worthy wealth, so long as it is created in the right way. But I would say good investing surely will make you rich. And good investing surely will make you wealthy beyond one's imagination over a period of time. But I think whether those can be the central objectives of good investing, to my mind, not. I think to me, it is personally very satisfying that investing is actually a fantastic behavior form. It's a great intellectual game to play. Markets are not easy to defeat. If you are able to gain a little victory over market over a period of time, I think it is a source of enough gratification. Secondly, investing fundamentally is an exercise in postponement of gratification. Because you invest today to get a larger amount tomorrow, and therefore you are postponing that gratification. That fundamental ability to postpone the gratification can come only from a kind of a serene and calm and satisfied mind. It cannot come otherwise. Thirdly, I mentioned at the beginning that investing, to my mind, in some sense is a spiritual exercise. Investing, not only you have to get the right results, but you have to do it right as well. Not only you have to get it right, but do it right. Both are important. How you get it is as important as what you get it. Fourthly, the sense of learning that you get. It is a phenomenal exercise of a kind of learning that you can gain in investing. Whether it is physics or economics or psychology or chemistry or literature or any branch of knowledge. There are so many branches of knowledge that you work upon that it's a deep sense of, for me, that alone is good enough an objective to be an investor for life. And finally, when you manage money for others, not only for yourself, when you manage money for others, when you manage it for yourself, you are a trustee of your family's wealth. When you manage it for others, you are a trustee of somebody else's wealth. Nobody gives a check too easily to somebody. Even a spouse doesn't give a check to the spouse very easily. Therefore, when somebody trusts you with the money, it is your trusteeship duty which has to be worked out. And it's a great satisfaction when you can do it right and get it right over a period of time. So these are the most important ideas to my mind. Wealth, money, recognition are all important, but incidental outcomes of this process. Well said, sir. Well said. You are a genius. I salute you, sir. I salute. Yes, sir. Last two questions, then Bharat Bhai and Ashish have to leave. They have a flight to catch. Sandeep and I are here. So, Sir, what I have seen that, sir, I have seen that we are. In the last 6 months or 1 year, in the last 6 months or 1 year or so, some of the experts in the US, they are predicting recession in US economy. Like, I take one name, Harry Dent, he has predicted that 86% of the market will go down in US. And we have got the reading of the wall on the Friday. And the data are comes to the question so first. my question is that, can India remain an oasis if the US market falls, other markets are falling? Can we still remain bullish? Thank you. देखिए क्या है, आपको यूएस की आर्थिक व्यवस्था को कोई क्षति पहुंचती है तो क्या होएगा, अगर आपको वो समझना है तो आप बड़े पैमाने पे 2008 में क्या हुआ उसको आप ध्यान दीजिए और छोटे पैमाने में मार्च 2023 में क्या हुआ उसको आप याद करिए। देखिए ओएसएस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन लॉजिकली अगर यूएस की समझो कि मार्च 2023 में वो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सब डूब गया, करेक्ट, तो लोगों को लगा कि भाई फिर से लेमन ब्रदर हो जाएगा, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था
पानी पानी हो जाएगी। तो लोगों को लगा कि भाई अगर आर्थिक व्यवस्था पानी पानी होने वाली है तो फेड को इंटरेस्ट रेट काटना पड़ेगा, करेक्ट। तो पहले क्या हुआ, जब ये सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक ये सब डूबा तो उनका मार्केट गिरा, तो उसके सिंपैथी और भाईचारे में हमारा मार्केट निफ्टी भी 16,600 हो गया। तो पहले तो गिरा मार्केट। उसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या आता है कि भाई अब तो इनको भारी इंटरेस्ट रेट काटना पड़ेगा। अगर लोग इंटरेस्ट रेट काटेंगे तो डॉलर डेप्रिशिएट होएगा, डॉलर डेप्रिशिएट होएगा तो इंडियन रुपी और दूसरे इमर्जिंग मार्केट करेंसी डेप्रिशिएट होंगे। ऐसा होगा तो एफआईआई का बहुत पैसा आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए, फॉरेनर्स पैसा तभी डालते हैं जब रुपया स्टेबल होता है या अप्रिसिएशन का बायस दिखाता है, करेक्ट। सो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर अमेरिका का आर्थिक व्यवस्था को कोई बड़ी क्षति पहुंचती है तो उनका मार्केट गिरेगा, उसके सिंपैथी में हमारा मार्केट भी गिरेगा। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने रह के आफ्टर सम ब्रीफ पॉज फाइनली वी विल सी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इन एंड अ बिग रैंप अप। ये सेम चीज 2008 में भी हुआ था। 2008 में जब लेमन ब्रदर्स ये सब डूबा, पहले उनका मार्केट गिरा फिर हमारा मार्केट गिरा। पहले रुपया 44 का 49 हुआ, फिर उनका मार्केट गिरा, उन्होंने रेट काटा तो रुपया 49 का 39 हो गया। और 2009-2010 में $40 बिलियन हमको हिस्ट्री में हाईएस्ट एफआरआई फ्लो आया। कब मालूम है? मार्च 2009 से लेकर के 2010 के एंड तक 19 महीना में $40 बिलियन आया था हमको, जब हमारा मार्केट कैप था केवल 45 लाख करोड़ का, राइट। सो इन द शॉर्ट टर्म all stock market, in the short term globally all stock markets are one stock market, but if you look slightly ahead then they start going their own way. उनका मार्केट वही रिटर्न देगा जो उनका अर्निंग ग्रोथ होएगा, हमारा मार्केट वही रिटर्न देगा जो हमारा अर्निंग ग्रोथ होएगा। Thank you all three. We should give the panelists a big round of applause. Mr. Bharat Shah and Mr. Ashish Somaiya have a flight to catch, so we will have to stop over here. We request the crowd to give a big round of applause to all of them. We have done a fabulous job, and it was very nice to have you. Thank you, sir. Yeah, you can ask the question, sir. So now you can ask the question. My question is related to rate hike by Bank of Japan. The Executive Bank of Japan has increased interest rate from 0% to 2.25%. What would be its impact on the stock market, particularly in India? बग्गा जी will be the best person. नहीं, global affairs आता तो बग्गा जी is the best. Yeah, see where it affects. Is the mic working? Yes, sir. Where it affects is the carry trade. So what is the carry trade? You borrow in Japanese yen and you invest in Mexican peso, Aussie dollars, or you invest in US market, you invest in Indian market, because yen was at 0.1% and yen was going down continuously. Last 2 years it's gone down 13%. Now what has happened in last 1 month itself, yen is up 7%. तो वो येन कैरी ट्रेड इज अनवाइंडिंग वेरी फास्ट। तो ये ग्लोबल मार्केट्स जो गिर रहे हैं, पार्ट ऑफ इट इज दिस ओनली कि एक बारी अभी बढ़ाया, एक और बारी नवंबर दिसंबर तक एक रेट और बढ़ा देंगे और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी किया है। सो दे यूज्ड टू हैव दिस आर्टिफिशियल वे ऑफ कीपिंग देयर यील्ड्स रिड्यूस्ड बाय गोइंग ऑन बाइंग देयर ओन बॉन्ड्स। So अगर Bank of Japan देखें, it owns about 35% of the Japanese stock market, and it owns nearly 60-70% of the Japanese government bond market. So it is hyper balance sheet जो कंट्रोल करता है उनका लो रेट्स, और ये पैसा जाता है दुनिया भर में। अब वो पैसा लौट रहा है तो वो प्रॉब्लम दे रहा है सबको। That is the big issue with the Bank of Japan raising rates. Thank you, sir. केमिकल सेक्टर में क्या हुआ? Sir, one question. Vijay ji, Please wait for last my question for the. Now I have a question for Sir. Okay, ठीक है। हाँ, वही क्वेश्चन पूछना है। Now I'll talk about the sectors first. थोड़ा सा मैं stocks तो बहुत सारे हैं,
मैं लिख रहा था इतनी देर, मैं भी रिसर्च कर रहा था अपनी, क्योंकि बताने के पहले क्या कलकत्ता हर 2 महीने 3 महीने में आना होता है, तो मेरा रिजल्ट यही में पता चल जाता है। लास्ट टाइम क्या किया था सब लिख के भी रखते हैं, हो सकता है काफी लोग कॉमन भी है, बट एनीवेज बग्गा जी आई विल टेक सम सेक्टर्स आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स बहुत बढ़िया लगता है। सेकंड, रोड्स कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी जहाँ पे आईटीडी सीमेंटेशन है या अशोका बिल्डकॉन है, उसके बारे में मैंने पहले भी सेमिनार में बात की भी है। वेस्ट मैनेजमेंट वाली कंपनियां, वहां पे एक एंटोनी वेस्ट हालांकि अभी काफी चल चुका है, थोड़ा नीचे आने पे लेना है। फिर वाटर मैनेजमेंट कंपनीज, कोलकाता बेस्ड प्रोमोटर्स ही है, आयन एक्सचेंज की बात हम कर ले। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये सारे हमारे पीएमएस में भी है और हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रेकमेंड किया और टीवी पे भी हमने रेकमेंड किया, और फैमिली अकाउंट्स में और रिलेटिव्स के अकाउंट्स में भी हो सकता है। हमें समहाउ टेक्सटाइल कंपनीज, अभी जो नया सेक्टर जो लग रहा है मुझे टेक्सटाइल कंपनीज है। इवन जो कलकत्ता की जो टेक्सटाइल कंपनीज थी, होजरी वाली कंपनीज, वो भी आप देखेंगे तो बॉटमिंग आउट होने लगा। हो सकता है आप लोग काफी कनेक्टेड भी होंगे और आप लोग हैं, तो मुझे नितिन स्पिनर्स बोल के कंपनी है राजस्थान बेस्ड, जिस जो मल्टीबैगर रहा वो अभी भी बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि वहां पे 3rd जेन आ गई है काम करने के लिए। तो नितिन स्पिनर्स, अगेन MIIs, आई एम वेरी बुलिश ऑन MIIs, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, और वहां पे CDSL तो वन ऑफ माय टॉप पिक्स रहा ही है, तो CDSL रियली लुक्स गुड। अगेन MCX, क्योंकि जो अभी यहाँ पे मार्जिन और ये सब को लेके हो रहा है, तो हो सकता है MCX कैन बी मोर अट्रैक्टिव। एंड जो अभी वापस से एक इंडेक्स पर वीक जो कटान की बात हो रही है, तो उससे BSE becomes more attractive and BSE करेक्टेड भी है, तो BSE is a great pick, क्योंकि NSE की लिस्टिंग भी होने वाली है, तो BSE को फायदा मिलेगा। और BSE के पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो BSE स्टॉक्स हैं, वहां पे हायर टर्नओवर चार्जेस लेने का उनको मौका मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलकाता की एक फार्मा कंपनी है RPG लाइफ साइंसेज। पहले भी रेकमेंड किया हुआ मैंने, नवंबर 2020 में पहली बार जब कोलकाता सेमिनार करने आया था, तो मैंने RPG लाइफ साइंसेज तब भी दिया था, और ये एकमात्र स्टॉक है जिसका फेस वैल्यू कितना है, कोई भी जना आंसर कर दीजिए प्लीज। 8 रुपया। ओके, अरे आपको पता है, बहुत नॉलेजेबल क्राउड है। हाँ, यहाँ पे बातें चलेगी नहीं ऐसी। सो फाइनली दीज आर द स्टॉक्स, बट समहाउ मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़िया लगता है। आउट ऑफ ऑल दीज आई एम वेरी बुलिश ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। थैंक यू सो मच। Thank you very much. A big round of applause for that. अभी कोई और गुजारिश तो नहीं है ना, कुछ और संदीप से ले लिया? वेरी गुड, थैंक यू रितेश। Thank you. Thank you, So, Bhagat. so now it's time for the lucky draw. I request the lucky draw coupons on the stage, please. I request Goyal ji and DS Agarwal ji to please come on the dais. अच्छा, पूना भाभी हो गए। आइए गोयल जी। So we will go, the lucky draw coupon will be picked up, we will go from 10 to 1 and the person has to be available physically in the hall to claim the prize. Everybody is eligible in this, even the office bearers. I am also eligible for this. So Barka has put it. Barka, you have mine, right? Right. That 10, Barka ji will pick up the first. And what is the price? The price is travel adapter. हाँ सर, आप निकालिए। Number 149. Who is having number 149? Please check your pocket. Come fast. केतन जी गए क्या? आइए केतन जी। केतन जी number 149. आप फर्स्ट प्राइज में आपको नहीं देंगे। केतन जी जरा जल्दी जाइए। केतन जी आपका 149. Is the Port Airport. Sandeep, please take out the.
Number 136. Number 136 in the house, please. Number 136. 136 3. 136 4. Next one. 243. Number 243. नहीं है 243 नहीं नंबर 311 आइए सर The next prize is the Alexa Eco Pop. Kunal Bhavi will pick up this one. नहीं ये तो हेडफोन Next. Hello. Number 016. 016. आइए सर ये Alexa Eco Pop 016. The next prize is the smartwatch. Sir, ये मेरे 016. Vikas ji will pick up. Rajesh ji will pick up the next one. Rajesh ji, आप करिए ना. 10 सेकंड. 166. Number 166. आइए number 166. The price is this smartwatch. This is price number 6. This was the 6th. 7. This is 7. This is the 6th prize. We have a Sony headphone set. 6th prize. This is the smartwatch. This is the 7. 1098. The next prize is the Sony headset. OLG, please pick up. No, you will get it. If you pick up for yourself, you will also get it. Number 202. 202 in the house. Aye, sir. Sony headphones for you, sir. The next prize. The next prize is the JBL speaker. DS Agarwal ji, please pick up the shit. Zero 82. कोई नहीं है. कौन है? विकास भी आ गया. अरे ये तो मेरा भी हो सकता था. अरे ये तो मेरा भी हो सकता था. You are eligible to take. You are eligible. Yes. You are eligible. Everyone is eligible. अरे मैं भी आ गया. Thank you. The next one, Vikas ji will pick up the next one. Madam. हाँ, मेरा निकाल दीजिए. One nine seven. आइए सर, सुमित जी. 197. चलिए आप तो बहुत घूमते रहते सर. आप तो बहुत घूमते रहते सर.
ये हमारे ट्रैवल एजेंट है, ये हमारे ट्रैवल एजेंट है, आपके लिए तो चीज है सर। The next prize is the Lenovo Tab. Girdhar, please उठाइए। Lenovo Tab. $291. आइए चिंपू जी आइए 291। Now, एक और बचा है। This portable projector from Zebronics. अजय जी, please pick it up. Next, अजय जी। ये हम लोग का सेकंड प्राइज है। ये बता रहा सर। 061 कोई नहीं है 061 मैडम 167 another one please nobody there in the house 167 329 number 329 next not there 398 कोई भी नहीं है ये आ गया जल्दी आइए 398 चलिए वेरी गुड now the first prize is the Lenovo laptop संदीप जी प्लीज आप निकालिए ये गाने निकालिए आप ऊपर ले क्या आइए मैडम आइए The Lenovo laptop नहीं सर क्रिएट भी नहीं आया आगे तो आप ले जाइए 299 Lenovo laptop 299 anybody there in the house 299 अरे superb that's it 299 Mr. Sanjeev Barman 299 Mr. Sanjeev Barman Lenovo laptop Mr. Sanjeev Barman congratulations Mr. Barman we request everybody to please take their seats because now we are going for the quiz Lucky draw finished Yeah, we request everybody to please take their seats. We are going for the quiz prize. So what is happening? The computer has taken the leaderboard. Shyam, please display the leaderboard on screen. But you have to be a delegate to claim this prize. You have to be a delegate, registered delegate to claim this prize. So we are going from top to bottom. If a person is not a delegate, the next person gets the prize. So the first prize goes to Kushagra Shah. The first prize goes to Kushagra Shah. He's delegate number. He has answered 23 out of 30 questions in 7.31 minutes. The first prize, Lenovo laptop, goes to Kushagra Shah. I request Ajay Bakka ji to please give the laptop. Kushagra Shah, first prize. Congratulations to you, Kushagra. आइए जी आप भी आइए. Very hard, good hard work done, Kushagra ji. Congratulations to Kushagra. The second prize goes to Akash Tulsiyan. He has answered 21 out of 30 questions in 4.10 minutes. So his timing in fact is better than Kushagra.
अगर आपको ध्यान हो जाए, हम लोग क्विज कर रहे थे तो मैंने बोला था कि अजीत जी जो है वो दोनों बच्चों को लाए और ये बोल के लाए हैं कि क्विज एक ना एक जो है वो जीतेगा ही। और दोनों बच्चों को दो साइड में बिठा के रखे थे। हाँ। अजीत जी का एकदम बीच में बैठे थे, दोनों बच्चों को दो साइड बिठा के रखे थे। आकाश कहाँ है आकाश? ये ना The second prize is the Zebronics portable projector. Request Ajay ji and Sandeep ji to kindly give the prize. सर आप लोग आगे रहिए। पूनम भाभी आप आइए आगे। The third prize goes to Nitish Bhandari. Nitish Bhandari is delegate number 208. नीतीश भंडारी, Nitish Bhandari. are you here? Yes. Are you Nitish Bhandari 208. The third prize, the Lenovo Tab. He has answered 21 questions. See, in second, third, fourth, all have answered 21 points. First, But just the difference of the timing. difference of timings. Mr. Subhashish Sarkar. Mr. Subhashish Sarkar, kindly share your delegate number. Sir, your delegate number. No, delegate number of today's conference. Have you registered as a delegate in today's conference? Give your delegate number. SMS में होगा सर आपके पास. SMS में है. ठीक है, ओके सर प्लीज। 354, delegate number 354, Mr. Subhashish Sarkar. Fourth prize to Mr. Subhashish Sarkar. Congratulations, Mr. Sarkar. Number 5 prize goes to Anurag Roy. स्क्रॉल करो ऊपर। Scroll down. Delegate number 49, Anurag Roy. The JBL speaker to Anurag Roy. One JBL speaker was taken by Vikas. अनुराग रॉय is here. Anurag Roy is here. अनुराग रॉय not here. Anurag, nahi, Anurag. He's left. Okay, we go to number 6. Harshvardhan Bolia. Harshvardhan Bolia. Yes, he is here. Please come. Harsh. Please come. He's getting the 5th prize. Congratulations to you, Harsh. ये वाला. Congratulations to you, Harsh. He's answered 20 questions. Next prize, the 6th prize goes to Unisa Ali. She's answered 20 questions. Unisa Ali. She's not there. The next prize, the 6th prize now goes to Shivansh. Shivansh, are you here? Not here. Not here. The 6th prize goes to Ruby Malotia. Ruby, are you here? Yes, yes. No, Ruby is here. Yeah, she's here. She's here. Ruby is here. Congratulations to you, Ruby. You get the Sony headphones. She has answered 19 out of 30 questions in 6.09 minutes. नहीं आ रही मैडम. Congratulations to you, Ruby. The next prize goes to Amit Agarwal. Amit Agarwal, are you here? Amit Agarwal. Amit Agarwal has answered 19 out of 30 questions in 6.42 minutes. Congratulations, Amit. You get, I think, the 7th prize. The 7th prize is the boat Enigma. This is the smartwatch. Congratulations, Amit. The next prize goes to Tabish Wasi. Tabish Wasi, are you here? Yes. Tabish Wasi has answered 19 out of 30 questions in 6.49 minutes. Congratulations to you, Tabish. Last. Congratulations, Tabish. The last prize this is prize number 9. Prize number 9 for the day, Biswajit Das. This is the board earpods, Biswajit Das. Congratulations, Biswajit. You have answered 19 out of 30 questions in 7.04 minutes. So if we see, a lot of people have answered the same number of questions, but it is only the timing difference. The last prize for the day goes to Nagarmalji. Nagarmalji at one point of time was coming first. Friends, Nagarji was leading the leaderboard He was at the coming first first. round after answers of 10 questions. See the fun that if you delay the answers,
You list 10 from 1. आइए नागर जी, भगत जी. Okay. So now before we wind up the annual conference, it's time to acknowledge the core team without whom this conference could not have been successful. First and foremost, क्या confusion है? नागर और नागर के पास 2 अलग-अलग कनेक्ट हैं. सर आपने क्या नाम से कनेक्ट किया था? आपने नागर के नाम से कनेक्ट किया था? नागर आपने क्या नाम से कनेक्ट किया था? नहीं, तब फिर से प्राइस हो जाएगा. इनका नाम नागर है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. नहीं, प्राइस और है नहीं सर. Congratulations. आपको आने में लेट हो गया. This prize goes to Nagar ji. Congratulations, Nagar ji. Now, before we wind up the annual conference, it's time to acknowledge the core team, without whom this conference would not have been successful. First and foremost, CA Rajesh Kumar Agarwal, President DTPA 23-24, who has been working tirelessly since the time he took over as president. I request Ajay Bagga ji to present a memento to our President Rajesh Agarwal ji. Rajesh Agarwal ji has been at it since the time he has taken over. Ajay Bagga ji, I request you to please give it. दोनों को देना पड़ेगा सर. Congratulations to you, Rajesh ji. Now CA NK Goyal ji, Conference Committee Chairman, the man behind Rajesh ji, who is standing like a rock, who has been leading from the front and guiding all of us through this successful conference. I would request Sandeep Jain ji to kindly hand over the memento to Goyal ji. Next is CADS Agarwal ji, Co-Chairman Conference Committee, who has ably provided assistance and support to both the President and the Chairman. I would request Ajay Bagga ji to kindly give the memento to DSG. Last but not the least is our Secretary, CA Mahinder Agarwal ji. I request President Rajesh ji to kindly present a memento to Mahinder Agarwal ji for all the hard work that he has put in since he was the President, since he became the Secretary. Mahinder ji, so before that, Mahinder ji. I think I can proceed further till Mahinder ji comes. The next is the MOC for the day, Ritesh Vimal, and I request Bagga ji and Sandeep ji both to honor him with a memento. Ritesh bhai over the years have become a master of ceremony. He has mastered the art of master of ceremony, and he has been very gladly and very nicely conducting the sessions. Ritesh bhai, all yours. Thank you. Thank you very much. This is totally unexpected. Thank you very much. Now, before we say goodbye, it's time for Girdhar Delia ji, our treasurer, to offer the vote of thanks. And after this, we will have the group photo. We request everybody to come on the dais. After this much of insightful session on capital markets, Bagga ji, I am sure if this would have been the working day, most of the audience here must have put some orders to the brokers and must be gaining in the next meeting. Yes. So, following compliance, as Sandeep ji said, the Direct Tax Professional Association.
Friends, it is with great pleasure that I, Giridhar Delia, Treasurer DTPA, stand before you to deliver the formal vote of thanks for this insightful and enriching session on the capital market. And every good thing comes to an end, so is this annual conference 2024. First and foremost, I would like to extend our heartfelt gratitude to our distinguished speakers. Firstly, the veteran Sri Bharat Sahadi in absentia, who told us the power of compounding and patience. Ajay Bagga Sahab, when he is sitting beside Rajesh ji, I cannot stop myself uttering that pal pal dil ke paas tum rehte ho. So Bagga ji's and Rajesh ji's bonding is such that pal pal dil ke paas tum rehte ho, the Bollywood song. Ashish Somaiya ji has told us that the mantra is lying in grey. So we are all, if you have noticed, wearing the grey today. So that's the tribe in grey. Nothing right, nothing wrong. It's only the context and perspective which is right. Sandeep Jain ji from the Pink City, the Jain of Jain Saab, 540 out of 990, 88% success. We all remain remembered, and definitely maybe the session has ended, but we will be watching you on GTV continuously. All have generously shared their invaluable knowledge and expertise with us today. Sirs, your deep insight into intricacies of the capital market have been both enlightening and thought-provoking. Finally, a special thanks to our organizing committee, whose dedication and hard work behind the scenes have made this event possible. Chairman Conference Committee, N.K. Goel Saab, and President DTP, Rajesh Agarwal. Yes, your meticulous planning and seamless execution on the force on the ground have ensured the success of this session. Many thanks to each one in the conference committee, in the executive committee, members and past presidents. Yes, for sure. Many thanks to our sponsors, partners. Thank you for your continued support year on year and for believing in the vision of this event. Your contributions have been instrumental in bringing this season to fruition. We are also deeply grateful to our attendees for your active participation and engagement. Your presence and enthusiasm have added immense value to the discussion, making this session truly interactive and dynamic. A big thank you to our technical team led by our own CS Jam Agarwal and on the ground our own Sankar Da and his team for ensuring that everything ran smoothly from the sound system to the presentations. Your efforts often go unnoticed, but they are critical to the successes of such event. I will be failing in my duties if not recognizing the efforts of our own past president, Advocate Arvind Agarwal, who is the chairman of Venue Coordination Committee, sir, who always into year on year, keeping us. Without your effort, we cannot achieve such successes. Master of Ceremony, our dear Ritesh Vimal, staff GTPA, friends in media, Hotel Taj, and each one in the management here. As we conclude, let us carry forward the knowledge and insights gained today to further our understanding and engagement with the taxation capital markets. We look forward to seeing you in all future events. So finally, the Bollywood proverb and the song, Abhi na jao chhod ke ki abhi dil bhara nahi. See you again by that time. Thank you once again, each one of you, and have a great evening. Thank you. So, one memento is left. Mahinder ji was busy with his duties. So, Rajesh ji kindly give the memento to our secretary, Mahinder ji, who has been at it since the time he became secretary. Now, I request everyone to just come on the dais for the group photo. Please come to the dais for the group photo. একবার ক্রস করছি ব্যাকআপ হ্যাঁ ব্যাকআপ আর আমি করে দিই তাহলে